इस बार क्लास 10 का पेपर ना थोड़ा सा सरप्राइज करने वाला है आप सभी लोगों को। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो लगभग 50% कर दिए गए। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। क्यों 50% में ज़्यादा प्रेशराइज करके बोल रहा हूँ, क्योंकि हर दो में से एक सवाल जो होगा ना वो आपके ब्रेन को यूज कराने वाला होगा। पहला भाई असर्शन एंड रीजन बेस्ड, जिसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। सबसे इजी कैटेगरी में अगर मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को रखूं तो वो असर्शन एंड रीजन ही है, जिसे सेलेक्ट करना होगा कि कौन कौन से ऑप्शंस उस गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ट्रू है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपके 4 ऑप्शंस और प्रिपेयर होंगे जिसको आपको करेक्ट करना होगा। जो मैं बेसिकली प्रॉपर तरीके से असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और कितने कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ट्राई करना। गलत होगा, सही होगा, हो सकता है कि गलत हो, करेक्ट करो, गलत हो करेक्ट करो। बस ये देखने की कोशिश करना कि किस पॉइंट पे तुम मिस कर गए थे उस रिलेशन को, किस पॉइंट पे तुमने चीजों को नहीं समझ पाया, बस उसी पॉइंट को करेक्ट करते हुए चलो। इस बार क्लास 10 का पेपर ना थोड़ा सा सरप्राइज करने वाला है आप सभी लोगों को, क्योंकि जो पेपर का पैटर्न होने वाला है मेरे भाई वो पूरी तरीके से बदल चुका है। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो लगभग 50% कर दिए गए। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। क्यों 50% में ज्यादा प्रेशराइज करके बोल रहा हूँ, क्योंकि हर दो में से एक सवाल जो होगा ना वो आपके ब्रेन को यूज कराने वाला होगा। कि उसको अच्छे तरीके से सोचने का समय लेगा आपको, कि आप उस तरीके के क्वेश्चंस को डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। थोड़ी सी थिंकिंग प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। अब ये समझते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड कितना हो चुका है भाई? 50% हो चुका है। जस्ट 1 सेकेंड, ये चीज कितनी परसेंट हो चुकी है? तो बढ़ा के 50% तक हो गई है। मतलब हर दो में से एक सवाल जो होने वाला है वो कॉम्पिटेंसी होने वाला है। अब वो किस किस पैटर्न में आ सकता है आप लोगों को? पहला भाई असर्शन एंड रीजन बेस्ड, जिसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। सबसे इजी कैटेगरी में अगर मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को रखूं तो वो असर्शन एंड रीजन ही है, जिसको आसानी से आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करके नंबर अच्छा खासा लेके जा सकते हो। ठीक है। दूसरी जो आ गई भाई मल्टीपल ऑप्शंस। अब देखो पहले क्या होता था कि हमें मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस मिलते थे कि एक क्वेश्चन दे दिया गया, उसके 4 ऑप्शंस दे दिए गए। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। 4 ऑप्शंस तो अभी भी हैं, लेकिन एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे और फिर उन चारों में से सेलेक्ट करना होगा कि कौन कौन से ऑप्शंस उस गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ट्रू है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपके 4 ऑप्शंस और प्रिपेयर होंगे जिसको आपको करेक्ट करना होगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और ये थोड़ा सा आपके दिमाग को हिलाने वाला होगा। इसमें थोड़ी सी टाइम की जरूरत पड़ेगी। और जो लास्ट है दैट इज मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। और मैचिंग टाइप क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिक से हम लोग खेल के सीख लेंगे आगे, और भी इससे रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। अब हम करने क्या वाले हैं इस वीडियो में, बेसिकली प्रॉपर तरीके से असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और कितने कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखो असर्शन में आपको होगा क्या? 2 स्टेटमेंट गिवन होगा। एक स्टेटमेंट इंडिविजुअल ये होगा स्टेटमेंट नंबर 1, जिसको आपने पहले देखना है। स्टेटमेंट नंबर 1 ये होने वाला, और रीजन होगा जो स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक, आपको इस तरीके से ट्रीट करना है कि एक स्टेटमेंट वो है, एक स्टेटमेंट ये है। ये 2 स्टेटमेंट आपके सभी लोगों के सामने है। अब इंडिविजुअली सबसे पहला काम करना है, हमें इंडिविजुअली चेक करना है कि क्या ये अपने आप में करेक्ट है या फिर नहीं करेक्ट है। सबसे पहला काम कि इंडिविजुअली देखो कि क्या अपने आप में ये ट्रू है या फिर ये अपने आप में फॉल्स हो रहा है। क्या हो रहा है इंडिविजुअली? आपने इन दोनों की अगर बात कर ली, हो सकता है इंडिविजुअली अगर ये फॉल्स है, मान लो इंडिविजुअली ये फॉल्स निकल गया, तब तो 4 में से आपको एक डायरेक्ट ऑप्शन दिख जाएगा, दैट इज 4th वाला ऑप्शन, कि कौन सा करेक्ट है। पहला अगर इनकरेक्ट हो गया, देखो सबसे पहले हमें इस असर्शन वाले स्टेटमेंट को ही चेक करना है। उससे क्या फायदा होने वाला है? देखो पहले इंडिविजुअली हमने चेक किया कि ये क्या निकल गया, फॉल्स। लेट सपोज ये फॉल्स निकल गया, तब तो बिना कुछ सोचे आपका 4th ऑप्शन ही करेक्ट होने वाला है, उस पर मारो निकलो। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोल सकते, बट उसके लिए एक बार थोड़ा सा क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, या तो 4th या तो 2nd क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए इसको भी चेक कर लेंगे। ये हो सकता है कि ट्रू हो या फिर हो सकता है कि फॉल्स हो। अगर थोड़ी सी श्योरिटी यहाँ से आई थी कि या तो देखो फॉल्स के चांसेस हैं कि 2nd ऑप्शन हो सकता है या तो 4th ऑप्शन हो सकता है, दोनों के चांसेस बन सकते हैं। अब हमने देखा कि अब दूसरे वाले स्टेटमेंट को हमने देखा कि ये भी क्या निकल गया, फॉल्स निकल गया, तब तो भाई कहानी बदल जाएगी। लेकिन अगर ये ट्रू निकल गया तो बिना कुछ सोचे आपने 4th ऑप्शन क्लिक कर देना। अब ऑप्शंस की बात हम लोग करते हैं एक एक करके, और क्वेश्चन से ही थोड़ा अच्छे से और क्लियरिटी लेते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। हमारे सामने 4 ऑप्शन से पहला एक स्टेटमेंट असर्शन ए है और एक स्टेटमेंट रीजन आर है। अब इन दोनों के बारे में बात करना है। बोथ ए एंड आर ट्रू। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू निकल जाते हैं, फिर उसके बाद अगर ए भी क्या है, ट्रू है, और बी भी क्या है, ट्रू है, रीजन भी क्या है, ट्रू है।
अब ये अगर दोनों इंडिविजुअली ट्रू निकल जाते हैं तो फिर हमें देखना है क्या ये दोनों से कोई एक रिलेशन है, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बैठ रहा है। मतलब जो रीजन वाला स्टेटमेंट है क्या ये ए वाली को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है क्या उससे मिलता जुलता कोई भी एक बात इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं कर रहा होगा तो भाई ऑप्शन नंबर बी, अगर कर रहा होगा तो ऑप्शन नंबर ए। और इन दोनों में तो क्लियर कट है बात कि एक भाई अगर ट्रू हो गया दूसरा फॉल्स हो गया तो सी ऑप्शन, ए इज फॉल्स और बी इज ट्रू, तो बिना कुछ सोचे डी ऑप्शन। सी और डी सबसे आसान होता है वेरीफाई करना। ए और बी में कंफ्यूजन, मोस्टली जो हमारी कंफ्यूजन होती है वो यहीं पर होती है और उसी को दूर करने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने हैं आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से पहले तुम अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, सॉल्व करो, फिर उसके बाद देखते हुए चलना कि मैं कैसे इस तरीके को वेरीफाई करते हुए चलता हूँ, कैसे इसको वेरिफिकेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहले मेरे पास स्टेटमेंट असर्शन ए है, मैं उसको चेक करने की कोशिश करूंगा। पढ़ो स्टेटमेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। कोई भी मान लो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट आई अगर फ्लो कर रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग, अच्छा इसके सेंटर की बात कर रही है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी जो रिलेशन दी गई है वो करंट के साथ क्या दी गई, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ कैरिंग इंक्रीजेस और इंक्रीजिंग। बिल्कुल, अब देखो अगर इसमें करंट नहीं होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता, करंट की ही वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई थी, पहली चीज। इट मीन्स हम करंट की वैल्यू, और ये आप जब पढ़ते हो क्लासेस में बताया भी जाता है कि करंट की वैल्यू जैसे हम बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाती है, क्योंकि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। ठीक है, ये बात आपको क्लासेस में बताई गई है। मतलब अगर हम असर्शन की बात करें तो असर्शन इज व्हाट, असर्शन इज ट्रू, असर्शन आपका ट्रू है। अब हमें चेक कर लेना है कि रीजन के बारे में क्या चेक करना है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इज स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बी है अगर, तो उसकी जो रिलेशन करंट के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब हम बी को बढ़ाएंगे तो आई भी बढ़ेगा और आई को बढ़ाएंगे तो बी भी बढ़ना चाहिए। ठीक, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा। मतलब ये वाला स्टेटमेंट हो जाता है करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, तो सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, कि ए तो ट्रू है लेकिन बी गलत है। चलो अब अगले सवाल पर चलते हैं भाई। चलिए अब फिर से फटाफट से इसको भी चेक करते हुए चलिए मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड भी है। ये जो आप क्वेश्चंस मेरे पीछे देख रहे हो, ये 20 क्वेश्चन है टोटल, और 20 के 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ये भी आप अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है, बस प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। अब देखो असर्शन ए की बात करो, ए क्या है, जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। बिल्कुल, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक ऑक्साइड ZnO या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये दोनों क्या है दोस्त, तो ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या हो, जो एसिडिक कैरेक्टर भी रखता हो और जो बेसिक कैरेक्टर भी रखता हो, तो ये तो ट्रू है। और बी की बात करें, रीजन की बात करो, रीजन क्या कह रहा है, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एंड एसिड एंड बेस। बिल्कुल, अगर एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो बेसिक कैरेक्टर होगा उसके पास, बेस से रिएक्ट कर रहा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर होगा उसके पास। बिल्कुल दोनों कैरेक्टर है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, कैसे, क्योंकि ये बोल रहा है एम्फोटेरिक, और एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, एम्फोटेरिक का मतलब ही यही है कि जो दोनों प्रॉपर्टीज रखता हो, वो एसिडिक भी हो नेचर में, वो एसिडिक प्रॉपर्टी भी रखता हो और बेसिक प्रॉपर्टी भी रखता हो। जब दोनों प्रॉपर्टी जो रखता है उसको एम्फोटेरिक कहते हैं। और जो दोनों की प्रॉपर्टी जब एसिडिक होगी तो वो बेस से रिएक्ट करेगा, बेसिक होगी तो एसिड से रिएक्ट करेगा। तो जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे वही तो होते हैं एम्फोटेरिक। बिल्कुल, असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो ए इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बस ऐसे ही आपने वेरीफाई करते चलना। पहले एक स्टेटमेंट को देखो, वो क्या इंडिविजुअली करेक्ट है, करेक्ट है। फिर दूसरे वाले को देखो, क्या वो इंडिविजुअली करेक्ट है, करेक्ट है। फिर उसके बाद उन दोनों के रिलेशन को वेरीफाई करना। क्लियर है? चलिए ए के देखते हैं भाई। ए क्या है अपने पास, असर्शन, जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर। जिंक क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है किसको, कॉपर को, फ्रॉम इट सॉल्यूशन। लेट सपोज कॉपर सल्फेट अपने पास, तो ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस कॉपर बन जाएगा। ये हो सकता है, बिल्कुल होगा, ये तो ट्रू है, असर्शन जो है वो ट्रू है। रीजन की बात करिए, कॉपर इज मोर रिएक्टिव, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बिना कुछ सोचे सी लगाइए, आगे बढ़िए। चलिए अगले सवाल की तरफ आइए। असर्शन जिंक कार्बोनेट इज हीटिंग। अपने पास ये है असर्शन, क्या है कि हमारे पास जिंक कार्बोनेट है, इसको हम हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। जबकि अगर कार्बोनेट का और होता है तो हम यहाँ कराते हैं कैल्सिनेशन, और ये कैल्सिनेशन क्या होता है, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ कार्बोनेट के अंदर ही प्रेजेंस है। हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, ये आपने ध्यान रखना है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम दिमाग में एक्टिव मोड में होना चाहिए, नहीं कि हम पढ़ के रखें लेकिन कॉपी में है, दिमाग में नहीं लेके आए।
ये काम नहीं जो तुम पढ़ रहे हो। अब ऐसा समय भी, अब तुम्हारे पास समय ही नहीं है बेसिकली, जो तुम पढ़ रखे हो, जो भी नोट्स तुम बना रखे हो, सारी नोट्स की चीजें एक्टिवेटेड मोड में यहाँ होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते ही वो क्लिक कर जाए, अच्छा ये वाली बात हो रही है। तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में गलत हो गया। अब ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो सिंपल सी बात है, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये क्लियर है, ये क्लियर है। अगर पहला ऑप्शन गलत हो गया, अगर पहला ऑप्शन गलत हो गया तो क्लियर है भाई कि चौथा ही ऑप्शन करेक्ट होगा। बिना कुछ सोचे डी लगा के आगे बढ़ सकते हो। अब रीजन की अगर हम बात करें तो क्या दिया गया है, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर, बिल्कुल कार्बोनेट ओर को ही हम हीट करते हैं, किसमें, कैल्सिनेशन प्रोसेस में, स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर, बिल्कुल एब्सेंस ऑफ एयर मैंने वहां लिखा हुआ है, मतलब रीजन ट्रू है लेकिन असर्शन फॉल्स है। क्लियर है। देखो अब अगला सवाल, भाई जिंक क्या हो जाता है, डल हो जाता है। क्यों डल हो जाता है भाई, कोरोजन के कारण। असर्शन देखो, जिंक बिकम्स डल इन मॉइस्ट एयर, बिल्कुल डल हो जाता है और ये करेक्ट भी है। रीजन की बात करें तो रीजन, जिंक इज कोटेड बाय थिन फिल्म ऑफ बेसिक कार्बोनेट, बिल्कुल जो कोरोजन के बाद जिंक बनता है वो क्या बनता है, जिंक कार्बोनेट डॉट ZnOH का होल ट्वाइस। ठीक, आपने करना कुछ नहीं, जिंक क्या करता है, H2O प्लस CO2 प्लस O2 के प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट बना देता है वो ये बना देता है। और ये कहाँ से आया था, तो जब जिंक क्या करता है, मॉइस्ट एयर मतलब H2O हो और O2 हो और इसमें CO2 भी हो, ये जब इन तीनों के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है जिंक, तब उसकी कोरोजन होती है, जिंक की कोरोजन की रिएक्शन, और वो फॉर्म क्या कर देता है, तो जिंक कार्बोनेट। और ये बेसिक मीडियम में तो इसीलिए बेसिक जिंक कार्बोनेट कहते हैं, बेसिक कार्बोनेट ऑफ जिंक कहते हैं। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, और इसका रिलेशन भी ये परफेक्टली बता रहा है कि वो उसी की वजह से डल हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए। असर्शन ए, NgCl इज कोवेलेंट। अब देखो अगर हम समझें, सबसे पहले आप समझिए कि कोवेलेंट की अगर हम बात करें तो कोवेलेंट जब भी बनता है ना, ये नॉन मेटल के बीच में बनता है, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच का जो बॉन्ड बनता है, शेयरिंग से जो बॉन्ड बने, और ये नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के ही बीच में बनता है। लेकिन अगर हम आयनिक की बात करते हैं, आयनिक की बात करते हैं तो ये बनाता है मेटल प्लस नॉन मेटल। ऐसा क्यों है, क्योंकि मेटल के पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को देने की और नॉन मेटल के पास है एक्सेप्ट करने की। तो जब मेटल डोनेट करता है, डोनेट करने के बाद एक पॉजिटिव आयन बना लेता है जिसे हम कैटायन बोलते हैं, और नॉन मेटल से एक्सेप्ट करने के बाद एनायंस फॉर्म करते हैं विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो दो मेटल और नॉन मेटल कॉम्बिनेशन से आयनिक बनता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ देखें असर्शन की बात करें तो MgCl, क्लोरीन इज नॉन मेटल, क्लोरीन इज नॉन मेटल, जबकि मैग्नीशियम इज मेटल। तो मेटल प्लस नॉन मेटल तो हमेशा आयनिक होगा, लेकिन दिया गया कोवेलेंट, तो ये गलत। ऑप्शन नंबर डी मारो, आगे बढ़ो। ठीक, बिना कुछ सोचे, जबकि रीजन को वेरीफाई कर लो, बट हमें पता है कि ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। हमेशा ये पता है कि डी इज करेक्ट, ये पता होना चाहिए आपने। MgCl इज गुड कंडक्टर, बिल्कुल जो भी हमारा आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ड्यू टू आयंस, जब भी हम वो आयंस में टूटेंगे तो आयंस आर कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग द करंट, वही है, वही रिस्पॉन्सिबल है। तो बिल्कुल ये सही है और ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट, इनकरेक्ट। अब देखो हाइड्रोजन गैस इज नॉन लिवर्ड, अच्छा ठीक है। असर्शन की बात करते हैं, जब हम किसी भी मेटल को एसिड में डालते हैं तो हमें पता है कि मेटल में जाने के बाद ये H2 गैस को रिलीज करता है, ये हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम किसी भी मेटल को HNO3 में डालते हैं तो ये कहानी नहीं होती है। बिल्कुल ये ट्रू है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रीजन में देखिए क्या यही बात दी गई, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब दोनों ट्रू है, और दोनों ट्रू होने के साथ साथ वो एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो क्या करता है, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, इसको भी ऑक्सीडाइज करके पानी बना देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वें सवाल पर देखिए भाई, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। असर्शन एक ही बात करिए कि जो कैल्शियम की रिएक्शन है वो वाटर के साथ लेस होती है इन कंपैरिजन टू सोडियम, क्योंकि रिएक्टिव है ज्यादा सोडियम। और वायलेंट होने का मतलब कि आग पकड़ ले भाई। रिएक्शन कैसे हम जानेंगे कि वायलेंट है, जब हम रिएक्शंस हो रही हैं, रिएक्शन होने के दौरान अगर जल्दी से फायर कैच कर ले रही। और उसका रीजन देखो तो असर्शन इज ट्रू, ये तो ट्रू है। रीजन की बात करते हैं, रीजन द हीट इवॉल्व इन नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, ये भी ट्रू है, और इसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक, कि वो क्यों उससे कम है भाई, कंपैरिजन में कम है, क्योंकि वहां सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट नहीं निकल रही जिससे हाइड्रोजन को फायर पकड़ सके। तो जो आंसर हो सकता है वो आंसर क्या है आपका, करेक्ट ए नंबर है। आपको वेरीफाई भी करते हुए चलना है हर सवाल को। असर्शन रीजन कॉपर डिस्प्लेसेस फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन, बिल्कुल दोनों सही है। असर्शन इज आल्सो करेक्ट एंड रीजन इज आल्सो करेक्ट, और दोनों एक दूसरे को
रिलेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो कॉपर क्या कर रहा है, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। बिल्कुल, ये डिस्प्लेस कब कर पाएगा, जब वो उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ अगर देखें तो क्या रिएक्टिव के बारे में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, ए विल बी करेक्ट। चलो अगला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। बिल्कुल होते, एसिडिक भी होते, बेसिक भी होते, बट रीजन असर्शन वाला जो स्टेटमेंट है वो तो सही है अभी, क्योंकि दोनों कैरेक्टर है ना उसके पास। तो रीजन वाले कैरेक्टर की बात करिए। एम्फोटेरिक नेचर मीन सब्सटेंस हैविंग बोथ। बिल्कुल दोनों है, दोनों रिलेटिफाई भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट।